नमस्कार। सनातन जगत के इस एपिसोड में काफ़ी अंतराल के बाद हम लोग प्रस्तुत हुए हैं। न्याय व्यवस्था पर विचार करते करते हम भी न्याय व्यवस्था के शिकार हो गए हैं। तारीख पे तारीख होती रही। इसके लिए हम क्षमा मांगते हैं विभिन्न कारणों से, कुछ व्यक्तिगत, कुछ तकनीकी। तो उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं, मगर हमारा प्रयास हमेशा ऐसा रहा और रहेगा कि हम इस प्रोग्राम को आप तक लाते रहें। पिछले एपिसोड्स में हमने मिड 19th सेंचुरी यानी कि 1850 से लेके 1866 तक जो विशेष कानून पास करवाए गए, जिससे हिंदू परिवार व्यवस्था, समाज व्यवस्था को हानि पहुंचा, और उन एक्ट्स के माध्यम से और हानि पहुंचाने लायक कानूनों का रास्ता प्रशस्त किया गया, इसके बारे में हमने चर्चा किया। आज देवेंद्र जी हमसे बताएंगे कि 66 से लेके 90 तक में क्या क्या ऐसा किया गया जिससे हमारा जो समाज व्यवस्था है वो भीषण रूप से आघात प्राप्त हुआ। और उसका आघात का जो संताप है वो हम आज भी हमारे समाज में कैसे अनुभव करते हैं। कुछ नए पीढ़ी के लोगों को जो इतिहास में इतना अधिक ज्ञान नहीं रखते होंगे, उन्हें ये जो कानून हैं इनके बारे में सुन के बड़ा आश्चर्य होगा कि अरे, कभी किसी समय में हमारे समाज में ऐसे भी नियम थे जो इतने उदार थे, और उसको किस तरह से एक कानून के सीमा रेखा में बांध कर तोड़ दिया गया। ये सुनने के लिए हम आज प्रस्तुत हुए हैं। देवेंद्र जी, प्लीज। जय जगन्नाथ। ओम श्री मां। मैं भी क्षमा मांगता हूं कि कुछ मेरी भी ऐसी व्यस्तताएं रही जिसके चलते हम इसमें थोड़ा इसकी जो नियमितता है उस नियमितता को हम बनाकर नहीं रख पाए। पिछला जो हमारा इसमें था, इस प्रवाह में हमने इस बारे में, इस विषय में चर्चा की कि किस प्रकार जो है वो हिंदू से जो ईसाई हो जाते थे, उन ईसाइयों के ईसाई बन जाने के बाद में हिंदू पद्धति से हुए विवाहों को लेकर किस प्रकार ईसाई अंग्रेजों ने उसके अंदर परिवर्तन किए। हमारी पारंपरिक जो हमारे विवाहों की जो मर्यादाएं थी, जो नियम थे, उसके अनुरूप ये संभव नहीं था, किंतु उन्होंने कानून के माध्यम से, अपनी सत्ता बल के माध्यम से इस तरह से किया। इसके साथ ही 1875 के अंदर भारत के अंदर वयस्कता क्या है, कौन वयस्क है, मेजर कौन है, ये मेजर और माइनर आयु के संदर्भ में एक बहुत बड़ा हस्तक्षेप अंग्रेजों ने किया। इससे पूर्व में जो हमारी जो सनातन व्यवस्था थी, उसके सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक जो नियम होते थे, उस नियम में आयु से संबंधित किसी प्रकार का कानूनी वयस्कता का, कि कानूनी रूप से अब आप वयस्क या बालिग हो गए हैं, ऐसा कोई प्रावधान हमारे यहाँ पे नहीं आता है। हम देखते हैं कि युद्ध जैसी भीषण परिस्थितियों में अभिमन्यु जो है, जो कि विवाहित है, उसको बालक कहकर संबोधित किया जाता है और ये बताया जाता, लेकिन वो युद्ध में है परंतु उसे बालक कहा जाता है। वो महारथी है पर उसको बालक से संबोधित कर रहे हैं। तो ये एक समझने वाली बात थी कि जीवन के सबसे कठिन, भयंकर, क्रूर पक्ष युद्ध में भी किस प्रकार से एक महारथी बालक हो सकता है, एक बालक महारथी हो सकता है।
पर उसके साथ में उसके वयस्क होकर उसको कानूनी रूप से अधिकृत करके और उस अधिकार में उसको अपने परिवार, अपनी पारिवारिक जो उसके दायित्व या संपत्तियां या उसके जो कर्तव्य हैं उनसे विमुख होकर उसको स्वतंत्र, और इतना स्वतंत्र कि वो श्रृंखल हो जाए, इस स्थिति तक बनाने के लिए एक बहुत ही सोची समझी ये कहूं कि एक नीति के अंतर्गत अंग्रेज ईसाइयों ने भारत में 1875 के अंदर वो इंडियन मेजॉरिटी एक्ट लेकर आए। इसको मैं षड्यंत्र इसलिए भी कहता हूं कि ये जो वयस्कता का जो अधिकार दिया गया, ये ईसाइयों को, अंग्रेजों को, मुसलमानों को, यहूदियों को, इनसे इतर हिंदुओं के ऊपर सर्वाधिक रूप से, जिसको हम ये कहें कि इसका एक भयानक जो है वो प्रभाव पड़ा। कैसे पड़ा ये हम समझें कि भारतीयों की, हम बार बार इस बारे में चर्चा कर रहे हैं, इस बात पर हम बहुत आग्रह से कह रहे हैं कि परिवार हमारी मूल इकाई है, परिवार हमारी मूल संस्था है। परिवार हमारा एक ऐसा, मैं इसको यहां तक कहता हूं कि एक ऐसा एक रणनीतिक हमारा ढांचा है, एक इकाई है जो कि हमारे को सब चीजों से बांधे रखता है। और अंग्रेजों ने अपने कानूनों के माध्यम से, हम बार बार ये कह रहे हैं कि कैसे हमारे परिवार, हमारी सामाजिक, हमारी जो व्यवस्था का आधार है उसके ऊपर ही चोट की। तो यहाँ पर भी जो हमारी वयस्कता का कानूनी अधिकार था वो हमारी विवाह, हमारे विवाह विच्छेद यानी जिसको तलाक कहा गया, और जो दत्तक आदि लिया जाता है, एडॉप्शन वगैरह, गार्जियनशिप जो है, मेंटेनेंस है, यानी कि हिंदू परिवार की जो सारी की सारे संबंधित पक्ष हैं उसके ऊपर इस वयस्क मताधिकार कानून को इस ढंग से इसको डिजाइन किया गया था कि ये सर्वाधिक इसके अंदर हस्तक्षेप किया। अब इसके प्रभाव क्या हुए, इसके प्रभावों के या इसके दुष्परिणामों को जब हम समझने का प्रयास करते हैं तो हम देखते हैं कि इस कानून के आने से पूर्व में क्या स्थिति थी। इस कानून के आने से पूर्व किसी भी हिंदू को ये अधिकार नहीं था कि वो 18 वर्ष का होते ही इस बात की घोषणा कर दे कि साहब अब वो अपने माता पिता की बात नहीं मानने के लिए स्वतंत्र है, और राज सत्ता की जो प्रशासनिक या संस्थागत इकाइयां हैं वो उसके स्वतंत्र अस्तित्व को स्वीकार कर ले, यानी कि वो अपने परिवार का एक अभिन्न अंग बना रहेगा। किंतु इस 1875 के इस कानून के आने के बाद में राज सत्ता और उसकी जो प्रशासनिक संस्थागत इकाइयां हैं, उन्होंने 18 के बाद में यदि कोई हिंदू ये घोषणा कर देता है कि वो अपने परिवार और उसके परिवार की जो जो भी उसकी एक परंपराएं हैं उनसे अब वो अलग है, तो अब वो उसके संरक्षण के लिए, उसको सुरक्षा देने के लिए आगे आता है। यानी अब इसका आप एक प्रभाव पढ़िए, समझिए कि एक हिंदू बालक जो कॉन्वेंट में पढ़ता है, जहां पे उसको पूरी तरीके से ईसाई बन जाने के लिए प्रेरित किया जाता है, और वो अंग्रेज ईसाइयों की दी गई नौकरी के प्रलोभन में अपने परिवार और उनकी चीजों को छोड़कर यह घोषणा करता है कि अब वो वयस्क हो गया है, इसलिए अब वो नहीं स्वीकार करेगा, तो शासन सत्ता तंत्र के सभी अंग अब उसके बचाने के लिए उसके लिए खड़े हो जाते हैं। आप समझ सकते हैं कि ये कितना भयानक, कितना ये कहें कि खतरनाक जो है एक वो षड्यंत्र रचा गया कि आप ये घोषणा करिए कि अब आप वयस्क हो गए हैं, क्योंकि कानून आपको ये अधिकार देता है, और अब आप अपने परिवार की सभी प्रकार की चीजों से आप बाहर हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं, और हम आपको संरक्षण देंगे, कानून आपको संरक्षण देगा। जो ईसाई औपनिवेशिक तंत्र है ये तंत्र आपको सुरक्षित करेगा। तो 1875 का ये जो कानून है
ये इसको मैं इस ढंग से बहुत ही एक खतरनाक, एक बहुत ही संकटपूर्ण हस्तक्षेप मानता हूं, जिसने हमारी परिवार व्यवस्था को तोड़ने के लिए एक ऐसी नई संकल्पना, नई अवधारणा को भारतीय समाज में स्थापित किया, जहां पर कि बढ़ते बच्चों को इस बात की प्रतीक्षा होने लगी कि कब हम वयस्क हों, कानूनी रूप से हम वयस्क हों, और हम अपने परिवार की, हमारी जो सैकड़ों वर्षों से चली आ रही जो परंपरा है, जो कि उसके दिमाग में विकृत ढंग से प्रस्तुत करके जमा दी गई, उसको हम छोड़कर आगे बढ़ें। और इन सारी परिस्थितियों के अंदर हमें राज्य सरकार का, सत्ता का जो है वो संरक्षण हमें उपलब्ध होगा। तो ये एक बहुत ही इस ढंग से कठिन था। आज के समय में जब हम इस बारे में कभी चर्चा करते हैं वकीलों के साथ में, न्यायाधीशों के साथ में, तो हम इस बात को इस ढंग से समझाने में भी, क्योंकि ये तो एक रिकॉर्ड है, 1875 में कानून पास हुआ, ये एक रिकॉर्ड है, उससे पहले की परिस्थितियां क्या थी। तो इन सारी चर्चाओं के बीच में जब हम देखते हैं, तो ये जैसा आपने कहा कि आज के लोगों को बड़ा आश्चर्य होता है कि अरे ऐसा भी होता था क्या। और इसको हम इस ढंग से, इसका एक और बहुत ही पक्ष है कि आज भी जब हम देखते हैं इस बात को, तो व्यस्क, कौन व्यस्क है, तो कौन किस काम के लिए व्यस्क है, इसके बारे में मतैक्यता नहीं है, एक मत नहीं है आज भी शासन तंत्र। वो व्यस्क होने के नाम पर कहीं पे आपको, जैसे अपराध है, अपराध की दृष्टि में हम देखते हैं, आज पूरे देश ने निर्भया कांड को देखा। निर्भया कांड में एक अपराधी को मात्र इसीलिए दंड नहीं दिया जाता है क्योंकि वो 18 वर्ष का नहीं है। आप समझ रहे हैं। तो हमारे यहाँ पर आपके पास में अगर आपको विवाह करवाना है तो विवाह के लिए अलग आयु है। एक समय तक जो है वो 80 के अंतिम दशकों तक जो है वो वोटिंग के लिए, मताधिकार का प्रयोग करने के लिए आप वयस्क किस आयु के हैं और विवाह करने के लिए किस आयु के हैं, और वास्तव में अपनी भूमि संपत्ति आदि, परिवार आदि से के लेकर कैसे वयस्क हैं, तो इनके अंदर आज भी एक कानून नहीं है। इस्लामिक कानूनों के अंदर आप व्यस्क कब हैं, और विशेष रूप से बालिकाएं कब व्यस्क हो जाती हैं विवाह आदि के लिए, ये इसकी एक पूरी तरह से अलग मान्यता है। तो हमारे यहाँ पर कानूनों में एक रूपता का जो अभाव है, बार बार यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कही जाती है, लेकिन जब हम उस यूनिफॉर्म सिविल कोड से इतर भी जब हम देखते हैं, तब भी हम ये पाते हैं कि किस प्रकार से हमारे यहाँ पर कानूनों के अंदर एक रूपता नहीं है। और जब हम ये प्रश्न अपने आप से करते हैं कि क्या कारण है कि इन कानूनों में एक रूपता नहीं है, तो हम ये देखते हैं कि उनका निर्धारण, उनका स्वरूप निर्धारण, उनका प्रभाव निर्धारण इस तरह से किया गया है कि वहां पे वो हिंदुओं की सामाजिक, उनकी पारिवारिक, उनकी सांस्कृतिक, उनकी धार्मिक, आध्यात्मिक व्यवस्थाओं को इस नई तरीके से गढ़ें, वर्तमान को तोड़कर उनको नए तरीके से गढ़ें। और 100-50 वर्ष का जो एक अंतराल होता है, वो एक बहुत लंबा अंतराल होता है, और लोग ये भूल जाते हैं। इसलिए नए आने वाली पीढ़ियां जो हैं, वो उस दी गई व्यवस्था को जो कुछ वर्षों पहले ही तोड़ी गई थी या विकृत की गई थी, उसको वो आज का सच मानकर वैसे ही चलना आरंभ कर देते हैं। तो ये इस बारे में मुझे अपने आपके माध्यम से ये सभी अपने सुनने वालों को, देखने वालों को ये बात स्पष्ट करनी थी कि भारत के अंदर व्यस्कता का जो एक पूरा का पूरा प्रपंच रचा गया, इस व्यस्कता के प्रपंच के पीछे जो कानूनी अधिकार दिया गया, और उस कानूनी अधिकार के पीछे ईसाई अंग्रेजों का जो षड्यंत्र था, वो वास्तव में भारतीय परिवार व्यवस्था को खंडित करने का, उस परिवार व्यवस्था को, हमारी सनातन परिवार जो व्यवस्था थी, उसको विकृत करने का एक बहुत ही भयानक षड्यंत्र था। और आज भी मैं इस बात को बहुत आग्रह से कहता हूं कि परिवार को एक इकाई के नाते मानकर उसके संस्कारित, उसके अंदर निरंतर शोधन की प्रक्रिया को यदि हमें अनवरत रखना है, हमारे शास्त्र अनुरूप, हमारे संत अनुरूप,
और हमारे लोक के सर्वांगीण उत्कर्ष और विकास के लिए। तो हमें इस प्रकार की जो संकल्पनाएं कानूनी दृष्टि से हमारे ऊपर थोपी गई थी उनका विरोध होना चाहिए और परिवार की इकाई के नाते पुनः स्थापित हो। इस बात के लिए इस प्रकार के जो कानून बन गए हैं उन कानूनों का यथाशक्ति, यथासंभव, यथारूप जो है वो विरोध होना चाहिए। इस बात को कह के मैं अपनी आज की बात पूरी करता हूं और ऐसा मैं आपके माध्यम से कहता हूं कि अगला जो हमारा इसका है उसमें हम 1890 का जो हमारा गार्जियंस एंड वार्ड्स एक्ट है तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इसमें मैंने आपको अभी तक जो आपके माध्यम से निवेदन किया कि इन 40 वर्षों में हम देखते हैं कि कैसे उन्होंने शनै शनै एक योजनाबद्ध ढंग से हमारी परिवार, हमारी सामाजिक संस्थाओं को किस प्रकार से उन्होंने जहां पर नष्ट करने का किया वहां पे नष्ट करने का किया, जहां वो नष्ट नहीं कर पाए वहां पे उन्होंने उनको विकृत किया, भ्रष्ट किया, उनमें अंदर अनुशासनहीनता जो हमारी मर्यादाहीनता थी उसको उन्होंने उसको सन्निवेश किया उसमें। और जहां पर वो ये सब भी नहीं कर पाए तो उन्होंने एक ऐसा वर्ग तैयार किया जो कि इन स्थापित मान्यताओं के प्रति विरोध को रखते हुए उनका जो लक्ष्य है उसको पूर्ण कर सके। ये मेरा आप आज का ये निवेदन है। जय जगन्नाथ। धन्यवाद देवेंद्र जी। इस पूरे प्रकरण में जो एक चीज सामने आई है वो ये कि एक चतुर शासक के रूप में समाज का जो सर्वश्रेष्ठ संस्था है परिवार, उसको तोड़ देना ही एकमात्र उद्देश्य रहा शासकों का। और आज हमारा समाज उसी के दुष्परिणाम को भोग रहा है। पर क्या अभी भी समय है कि हम इस पर कुछ ऐसा काम कर सकें कि ये जो विकृतियां हैं वो धीरे धीरे हटा दिया जा सके। क्या लोग स्वयं ये संकल्प करें कि हमें वो व्यवस्था में वापस जाना है जिसमें हम स्वच्छंद थे, जिसमें हम वास्तव में स्वतंत्र थे। क्या हमें उसमें वापस जाना है या व्यक्ति स्वतंत्रता के नाम पे समाज को भंग कर देने को हमें मान लेना चाहिए? ये एक मूल प्रश्न सामने आकर खड़ा हो जाता है। इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद देवेंद्र जी। नमस्कार। धन्यवाद।